So hey guys, welcome back to our channel, that is PSCM by Pars Khatri, and also to our PSCM app. And in this video we have reached to the last video, or we can say the last topic of chapter 2, that is of principles of management for the first book of business study for class 12. And in this video we're gonna talk about the remaining 7 parts of the principles of management. यानी कि हिंदी में बात करें तो हम इस वीडियो के अंदर जो है वो बाकी के बचे हुए जो 7 सिद्धांत हैं निर्देशन के, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट के जो बचे हुए 7 प्रिंसिपल्स रह रहे थे, हमने बाकी के 7 जो पहली वीडियो में कर लिए थे, और बाकी के बचे हुए जो लास्ट के 7 हैं उनको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 8th सिद्धांत की, यानी कि 8वें सिद्धांत की, 8th प्रिंसिपल की, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। अब ये केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब क्या है, पहले इनका मतलब समझते हैं, फिर समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या कहता है। सेंट्रलाइजेशन जो है वो उस मॉडल को या उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जहाँ पे सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो किसी एक सेंट्रल पर्सन के पास में होती है। वो जनरली ओनर होता है या मैनेजर होता है, एमडी होता है, सीईओ होता है, ठीक है। तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो सब किसी एक पर्सन के पास में होना जो है वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है, यानी कि केंद्रीकरण कहलाता है। अब सेम उसका उल्टा जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है कि जहाँ पर जो है वो सारी डिसीजन मेकिंग पावर, जरूरी पावर्स, जरूरी शक्तियाँ जो है वो सब बटी हुई होती हैं लेवल ऑफ मैनेजर्स पे, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स पे, अलग अलग स्तर के जो मैनेजर्स हैं उनके ऊपर जब बटी हुई होती है सारी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल कहते हैं। अब फ्योल का प्रिंसिपल ये कहता है कि देयर शुड बी अ मिक्स बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि ऐसा ना हो कि कंपनी में अगर एक छोटा सा पेन भी खरीदना है तो उसके लिए जाकर के सीईओ से साइन करवाने पड़े, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन होगा तो ऐसा होगा। और डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा ना हो कि एक कंपनी के जो है वो चेक पे साइन करना है तो 20 लोगों को बुलाना पड़ रहा है कि आइए इस चेक पे साइन कीजिए, क्योंकि सबके पास पावर है। आप बात समझ रहे? तो देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि कंपनी हैज टू फाइंड आउट, कंपनी को ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको एक ही पर्सन यानी कि सीईओ या एमडी के हाथ में होना चाहिए, या कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि डे टू डे रूटीन के हैं, जिनको अगर कोई नीचे का लेवल, कोई मिडिल लेवल मैनेजर भी लेगा तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसे कंपनी को फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब कंपनी जो है वो ऐसा फाइंड आउट करेगी तो ही वो एक अच्छी जो है वो लाइक ट्यूनिंग बिठा पाएगी सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज फंक्शन के बीच में, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज स्केलर चेन, यानी कि सोपान श्रृंखला। अब ये स्केलर चेन से मतलब क्या है? स्केलर चेन से मतलब समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनीज के अंदर होती है हायरार्की, ठीक है। अगर ये वर्ड आप तक आपने नहीं सुना है, या अगर सुना है तो आपको नहीं पता है, तो समझ लीजिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज के अंदर होती है हायरार्की। अभी हायरार्की क्या होता है, एग्जांपल देके समझाऊंगा तभी आसानी से समझ में आएगा, वरना मुश्किल लगेगा। हायरार्की का मतलब होता है कि जैसे मैं आपके स्कूल के बारे में बात करता हूँ, आपके स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, ठीक है, फिर उसके नीचे जो है वो एचओडीज हैं, ठीक है, फिर उसके नीचे जो है वो क्लास टीचर्स हैं, फिर उनके नीचे सब्जेक्ट टीचर्स हैं। ये सब आपस में क्या है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है कि अपवर्ड जो है वो मूवमेंट में है, ये मतलब कि अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट में है, यानी कि ये सब एक दूसरे से प्रमोशन में बड़े या छोटे हैं, ठीक है। मतलब कि जो इनकी लाइक लेवल ऑफ डेजिग्नेशन है, प्रमोशन नहीं डेजिग्नेशन में, ये लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से बड़े या छोटे हैं, इनकी सैलरीज में भी डिफरेंस होता है। तो ये बेसिकली एक दूसरे के बॉस हैं, ठीक है। मतलब कि जो सब्जेक्ट टीचर है वो रिपोर्ट करती है क्लास टीचर को, क्लास टीचर रिपोर्ट करती है एचओडी को, एचओडी रिपोर्ट करता है उसके बाद में प्रिंसिपल को। तो ये क्या है, ये हायरार्की है, इसी को हायरार्की कहते हैं। ऐसे कंपनीज में क्या होता है, वर्कर हैं, फिर सुपरवाइजर हैं, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, फिर सीईओ है। तो ये क्या है, ये पूरी एक हायरार्की है। अब अगर आपको हायरार्की समझ में आ गई है तो स्केलर चेन तो यूं समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्केलर चेन का मतलब ही यही है कि कंपनी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी ना, वो चेन के थ्रू, यानी कि इसी हायरार्की के थ्रू फॉलो होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि वर्कर जाकर के या फिर हम, ये तो उल्टा हो गया, चलो कि वर्कर जाकर के सीईओ को बोलेगा, वो अलग चीज है। मान लीजिए कि सीईओ को कुछ कम्युनिकेट करना है वर्कर को, तो ऐसा ना हो कि सीईओ खुद आकर के वर्कर को बोले कि अरे भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं होता है।
तो स्केलर चेन मैनेजमेंट क्या बोलता है कि ऊपर से लेवल पे इंफॉर्मेशन फ्लो हो, यानी कि सीईओ ने जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मिडिल लेवल मैनेजर्स को बोला, मिडिल लेवल मैनेजर्स ने सुपरवाइजर्स को बोला, सुपरवाइजर ने फिर जो है वो बात जा करके वर्कर से की। ठीक है, तो ये होता है स्केलर चेन। लेकिन इसके अंदर एक और चीज है, मान लीजिए कि एक कंपनी का सीईओ है, उसके 2 डिविजन्स हैं, वो 2 कंपनियां संभालता है एक ही सीईओ। तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी सेम हायरार्की होगी। ठीक है, सीईओ एक ही है। ठीक है, उसी सीईओ के नीचे जो है वो एक क्या होगा, उसके नीचे एचओडी होगा, फिर दूसरा क्या होगा, उसके नीचे जो है वो मिडिल लेवल मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर। और सेम इधर भी होगा भाई, ये सीईओ सेम है, सीईओ के साथ में फिर इधर क्या होंगे, सेम वही एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, फिर उसके बाद में आपके मिडिल लेवल मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, ये ऐसे होगा। तो इन केस में ये जब ऐसी बन रही है, तो उस केस में जो आमने सामने वाले सेम पोजीशन के लोग हैं वो बिना किसी हियरार्की लेवल के आपस में बात कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब कि अगर कोई मिडिल लेवल मैनेजर का लेवल का पर्सन है तो वो एक मिडिल लेवल मैनेजर से डायरेक्ट बात कर सकता है। उसे पहले मिडिल लेवल मैनेजर को अगर इस वाले मिडिल लेवल मैनेजर को कुछ बताना है तो वो डायरेक्ट बात कर सकता है। उसे ये जरूरत नहीं है कि पहले वो अपने एचओडी को बोले, फिर एचओडी सीईओ को बोले, फिर सीईओ जो है वो उनके एचओडी को बोले, फिर वो उसके मिडिल लेवल मैनेजर तक पहुंचे। ऐसा जरूरी नहीं है। जो सेम लेवल के लोग हैं वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट स्केलर चेन एक्चुअली मींस, यानी कि सोपान श्रृंखला। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि व्यवस्था। अब ये जो ऑर्डर है इसका मतलब ये है कि कंपनी के अंदर हर चीज जो है वो एक तरीके से एक डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में लगी होनी चाहिए। ठीक है, हर आपका छोटे से छोटा जो फंक्शन है, एक छोटे से छोटा काम जो है वो पूरे डिसिप्लिन में होना चाहिए, पूरे तरीके से होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय जा रहा है, ठीक है, और एक ही प्रोडक्ट लेकर आ रहा है और फिर वो वापसी जाएगा, फिर उठा के लाएगा। क्योंकि अगर वो जा रहा है, आ रहा है, तो ये सब टाइम उसकी सैलरी में जो है वो आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम का मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालने की कोशिश करनी है। तो वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे ही निकलेगा कि आपको हर टाइम की जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि क्या इस टाइम में ये वर्कर कुछ और कर सकता था या इससे एक्स्ट्रा कर सकता था कि नहीं कर सकता। दिस इज ऑर्डर। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी यानी कि समता। अब इसके अंदर इक्विटी से मतलब यही है कि आपको जो है वो पहली बात तो हर एम्प्लॉय को एकदम समान तरीके से ट्रीट करना है और दूसरा उनके साथ में काइंड बिहेवियर रखना है। ठीक है, हर वक्त जो है वो सिर्फ लाठी की मार से ही जो है वो काम नहीं होता, कभी कभी प्यार से भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो है वो उनके साथ में काइंडनेस रखनी है, उनको जो है वो टाइम टाइम पे मोटिवेट करना है और उनको जो है वो समान मानना है। ये इसका मतलब है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल यानी कि कर्मचारियों की उपयुक्तता। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल बोला, ठीक है, पर्सोनेल डबल एन वाला। तो जब भी डबल एन वाला नेल वाला पर्सोनेल आएगा यानी कि डबल एन वाला पर्सोनेल आएगा तो पहली बात तो उसे पर्सोनल नहीं पढ़ेंगे, उसे पर्सोनेल पढ़ेंगे। और दूसरा वो जो डबल एन वाला है इसका मतलब होता है कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉइज। तो ये बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल मतलब कि आपको कंपनी में एम्प्लॉइज को बनाए रखना है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी कंपनी ग्रो करे तो प्रॉफिट लॉस तो छोड़ दो, सबसे पहले ये इंश्योर करो कि आपका एम्प्लॉय एक बार आपके साथ जुड़ गया तो वो आपसे जो है वो दूर ना जाना चाहे। मतलब वो ये ना चाहे कि मैं इस कंपनी को छोड़ के कोई दूसरी कंपनी पकड़ लूं। मतलब आपको उसे ऐसे ट्रीट करना है, उसे ऐसी फैसिलिटीज देनी है, ऐसी रेम्यूनरेशन देनी है, ऐसा ट्रीट करना, मतलब जो भी आप कर सके बस आपको बस क्या करना है कि एम्प्लॉय को स्टेबल करके रखना है, उसको कंपनी से जाने नहीं देना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव यानी कि पहल क्षमता। पहल क्षमता यानी कि इनिशिएटिव से मतलब क्या है कि आपको अपनी कंपनी में ऐसा एनवायरनमेंट रखना है कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो खुद से इनिशिएटिव लें। मतलब कि खुद से इनिशिएटिव लें डिसीजन मेकिंग में। मतलब कि उन्हें ये ना लगे कि यार मैं तो कंपनी में छोटी सी पोजीशन पे हूं, मैं बोलूंगा पता नहीं सही लगेगा नहीं लगेगा। आपको ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करना है जहां पर आपकी कंपनी का छोटा से छोटा एम्प्लॉय भी आ करके जो है वो अपनी बात रख सके कि देखिए सर मुझे लगता है कि ऐसा करने से बेहतर हो सकता है। तो उनकी बात की वैल्यू की जाए, उनको इनिशिएटिव कल्चर बिल्ड किया जाए, वहां पर जो है वो पहल क्षमता की शुरुआत की जाए। लास्ट पॉइंट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स यानी कि सहयोग की भावना। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब यही होता है कि सहयोग की भावना, जैसे कि आप हिंदी में समझ ही गए होंगे कि आपको जो है वो कंपनी के अंदर जो है वो सहयोग की भावना रखनी है। सभी के साथ जो है वो आपको ये फील कराना है कि वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर। सो कोऑपरेशन रखना है।
ठीक है, मतलब कि उन सब के अंदर जो है वो कंपटीशन की भावना कम करनी है, ठीक है, ताकि वो आपस में compete ना करें, ठीक है, क्योंकि वो दे ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ यू, सो वो compete ना करें और वो सब जो है वो आपस में एक साथ रहें, टीम के अंदर लड़े ना, एक टीम के अंदर रहें, और टीम के अंदर रह करके काम करेंगे तो उससे आपका भी बेनिफिट है, उनका भी बेनिफिट है। सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट्स 14 के 14 क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।